Hello, dear students. Welcome to Economics with Bhargav ma'am. We'll continue with our heavyweight unit, Determination of Income and Employment, 12 marks unit. This is the 9th lecture on the topic. And in today's topic, we'll cover measures to correct excess demand and deficit demand. भाई ये वीडियो सुनने से पहले आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, पहली वाली सारी वीडियोस को आप कवर करें. देखिए एक्सेस डिमांड क्या होता है, डेफिसिट डिमांड क्या होता है, और फिर एक और वीडियो गवर्नमेंट बजट की है जिसमें मेजर्स टू करेक्ट या मेजर्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई, उसको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उस वीडियो का रेफरेंस ही यहाँ पे चलेगा और आपको तभी चीजें अच्छी तरह समझ में भी आएंगी. ओके, सो हैप्पी लर्निंग, लेट्स स्टार्ट. अब डेफिसिट डिमांड क्या होता है भाई? Deficit demand is a situation when aggregate demand falls short of aggregate supply corresponding to full employment level of output in the economy. जिसके ऊपर पूरी वीडियो बनी हुई है, इसकी आपको थरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ये बोर्ड में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है. और इसी से डिफ्लेशनरी गैप आ जाता है. डिफ्लेशनरी गैप इज द गैप बाय विच एक्चुअल डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ये देखिए बेटा, ये रहा एएस, ये रहा एडी, जहां पे इंटरसेक्ट करा वो आ गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट इज मच आफ्टर द नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम. दैट मींस आपके रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड रहेंगे. ओके, अब सबसे पहला आपका इन एन इकोनॉमी व्हाट विल बी द एफर्ट कि किसी तरीके से हम अपनी डिमांड जो इस लेवल की है उसको इतना ऊंचा उठा दें, इतना इंक्रीज कर दें कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जो सप्लाई हो रही है उसको वो केटर कर पाए. दैट मींस आवर एफर्ट विल बी टू इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड टू सच अ लेवल that whatever is produced by all my resources is demanded. So now measures to correct excess demand excess supply में हम यही पढ़ेंगे कि वो क्या एफर्ट करें, वो क्या चेंजेस करें, वो क्या पॉलिसीज इंप्लीमेंट करें जिससे हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाए इन केस देयर इज डेफिसिट डिमांड इन द इकोनॉमी. ओके, अब आओ भाई, डेफिसिट डिमांड अगर है यानी कि डिमांड कम रह गई है और सप्लाई ज्यादा है एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, और मैं चाहती हूँ कि किसी तरीके से मेरी डिमांड इतनी बढ़ जाए कि जितना मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट पे सप्लाई आ रहा है वो सब इकोनॉमी में यूज हो जाए. तो मुझे क्या करना चाहिए? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना चाहिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना चाहिए, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करने चाहिए और इम्पोर्ट्स को डिक्रीज करना चाहिए. भाई ऐसा क्यों करना चाहिए? एग्रीगेट डिमांड का क्या फॉर्मूला होता है? एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है C+I. इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट्स. तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपनी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना पड़ेगा इकोनॉमी में, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन को इंक्रीज करना पड़ेगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा और इम्पोर्ट्स को कम करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि इम्पोर्ट्स का मतलब क्या हुआ? बाहर से सामान मंगाना. यहाँ तो मेरा अपना सामान ही नहीं बिक रहा है, इतनी ज्यादा सप्लाई है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? इम्पोर्ट्स को कम करना चाहिए. मुझे पूरी कोशिश करनी चाहिए एक्सपोर्ट्स बढ़े. अब आओ भाई, एक्सेस डिमांड क्या होता है? एक्सेस डिमांड वो सिचुएशन होती है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि माय एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. मेरा नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है? जहाँ पे AD इज इक्वल टू AS है, एट द इनकम लेवल है, बट आई हैव रिसोर्सेज ओनली FE that can produce output till this level. तो क्योंकि मेरी सप्लाई नहीं बढ़ सकती है, फुल एम्प्लॉयमेंट आ गई है और डिमांड ज्यादा है, इसीलिए तो इन्फ्लेशन हो रही थी. अब मैं चाहती हूँ कि मेरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ना हो, क्योंकि बेटे ना इकोनॉमी में इन्फ्लेशन अच्छी होती है ना डिफ्लेशन अच्छी होती है. जब भी प्राइस राइज होगा जनरल, देयर इज गोइंग टू बी अनरेस्ट इन द इकोनॉमी. जब भी प्राइस फॉल होगा इकोनॉमी में, देयर इज गोइंग टू बी अनरेस्ट इन द इकोनॉमी, एंड नो पॉलिटिकल पार्टी, नो इकोनॉमी कैन अफोर्ड टू हैव अनरेस्ट. तो हम अब क्या कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से ये डिमांड कम हो जाए.
किस लेवल तक कम हो जाए? उस लेवल तक कम हो जितनी मेरी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पर सप्लाई है। अब भाई ऐसा क्या करें कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक मैं अपनी लेवल ऑफ आउटपुट तक अपनी डिमांड कम कर दूं? भाई डिमांड के फिर एक बार कंपोनेंट्स क्या होते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स, या इन शॉर्ट कह लें कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो मुझे किसी तरीके से अपनी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को कम कर देना चाहिए, यानी कि मुझे डिक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर देना चाहिए, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर देना चाहिए, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर देना चाहिए, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास सप्लाई है ही नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट आ चुकी है, और मुझे इम्पोर्ट्स को बढ़ा देना चाहिए। क्यों बढ़ा देना चाहिए? क्योंकि जब मैं खुद नहीं बना पा रही हूँ, मेरे यहाँ इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट आ गई है, तो मुझे बाहर से सामान मंगा लेना चाहिए। तो भाई अब ये कैसे करें? वो क्या पॉलिसी मेजर्स हैं जिससे मैं अपनी एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज कर सकूं या डिक्रीज कर सकूं? देखिए बेटे, यही टॉपिक है measures of correcting excess demand and deficit demand. अब this will include fiscal measures and monetary measures. अब fiscal measures क्या होते हैं? Fiscal measures होते हैं, it refers to the revenue and expenditure policy, यानी कि बजटरी पॉलिसी। आपने अगर बजट वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि बजटरी पॉलिसी वो होती है जो बजट के थ्रू चलती है, उसी को बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। इसके अंदर हम दो चीजों से डील करते हैं, एक रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। अब चलिए मोटी मोटी बात आगे बढ़ने से पहले समझ लें। अगर मैं डिमांड कम करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करती है? इनकम के ऊपर। तो मुझे किसी भी तरीके से इकोनॉमी में इनकम कम करनी पड़ेगी। अब अगर मैं चाहती हूँ कि डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन सॉल्व हो, तो मैं एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने की कोशिश करूंगी। अब वो डिमांड कैसे बढ़ेगी? जब मेरे यहाँ इनकम लेवल बढ़ेगा। तो बेसिकली मेरी कोशिश ये रहेगी कि ऐसे मेजर्स को स्टडी करना जिससे मेरी इनकम लेवल बढ़े, इनकम लेवल कम हो। आओ भाई देखें फिस्कल मेजर में फिस्कल पॉलिसी का पर्पस क्या है? द पॉलिसी इज इंप्लीमेंटेड टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड इन द इकोनॉमी विद अ व्यू टू अचीविंग ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। अब देखो भाई कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी क्या क्या है? एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस। बजट में याद करो क्या था? एक रेवेन्यू रिसिप्ट साइड, एक एक्सपेंडिचर साइड था। तो एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस। रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है? टैक्सेस से आता है, बोरोइंग से आता है, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई से आता है। तो अब देखिए भाई किस तरीके से एक्सपेंडिचर पॉलिसी को यूज करेंगे। एक्सपेंडिचर पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट खर्चा करेगा, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू स्पेंड। सो व्हेनेवर गवर्नमेंट विल प्लान टू स्पेंड, व्हाट विल हैपन? मनी विल कम इन द इकोनॉमी। जैसे ही मनी इकोनॉमी में आएगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट से क्या होगा? इनकम जनरेशन हो जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ते ही डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब भी मेरे यहाँ डेफिसिट डिमांड होगी, यानी कि मुझे डिमांड बढ़ाने की जरूरत होगी, तो मैं गवर्नमेंट मेरी क्या करेगी? हमेशा अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी। तो देखो यही लिखा है, इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू करेक्ट डेफिसिट डिमांड। अब अगर मेरे यहाँ एक्सेस डिमांड है, डिमांड ज्यादा है, अब किसी तरीके से डिमांड कम करनी है। डिमांड कम करने के लिए क्या करना है? इनकम कम करनी है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने खर्चे को कम कर देगी। जैसे ही अपना वो एक्सपेंडिचर डिक्रीज करेगी तो रिवर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट चलने लगेगा, हमारी इनकम लेवल कम हो जाएगी। इनकम लेवल कम हो जाएगी तो मेरी डिमांड जो इकोनॉमी में है वो कम हो जाएगी। जैसे ही डिमांड कम होगी तो मैं उस सिचुएशन पे, उस लेवल ऑफ डिमांड पे आ जाऊंगी जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है। एक्सेस डिमांड करेक्ट हो जाएगी। अब आइए भाई रेवेन्यू पॉलिसी। रेवेन्यू का मतलब होता है गवर्नमेंट के पास पैसे आने की पॉलिसी। अब जब भी मेरे यहाँ डिमांड आता है और मैं चाहती हूँ कि इकोनॉमी में डिमांड कम हो जाए, किसी तरीके से लोगों के हाथ में इनकम कम हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए भाई, लोगों के हाथ से पैसा निकालने के लिए बोरोइंग्स चालू कर देगी आरबीआई। लोगों के हाथ से पैसा निकालने के लिए टैक्सेस लगाना चालू कर देगी। और अगर वो इकोनॉमी में चाहती है कि पैसा इंक्रीज हो क्योंकि डेफिसिट डिमांड है, तो वो क्या करेगी? आरबीआई से बोरोइंग्स कम कर देगी, टैक्सेस को बढ़ा देगी। क्यों? जिससे इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा कम रहे। देखो यही लिखा हुआ है, बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई इज इंक्रीज टू करेक्ट डेफिसिट डिमांड एंड बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई इज डिक्रीज टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। टैक्सेस कैसे होगा? टैक्सेस आर लोअर टू करेक्ट डेफिसिट डिमांड। जब भी मैं टैक्स कम कर दूंगी तो लोगों के हाथ में
डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा रहेगी, वो ज्यादा डिमांड करेंगे, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन, डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन कम हो जाएगी। क्योंकि हम डेफिसिट डिमांड में क्या चाहते हैं, डिमांड बढ़े। और डिमांड कब बढ़ेगी, जब लोगों के पास पैसा होगा। लोगों के पास पैसा कब ज्यादा होगा, जब उनको टैक्स कम देना पड़ेगा। लेकिन अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो मुझे क्या करना है, लोगों के हाथ से पैसा निकालना है। अब लोगों के हाथ से पैसा कैसे निकलेगा, टैक्स लगा दो उनके ऊपर। सो आई होप फिस्कल पॉलिसी इज क्लियर टू यू। पब्लिक बोरोइंग भी इसी तरीके से चलेगी। जब भी पब्लिक बोरोइंग इंक्रीज करेंगे, लोगों के हाथ से पैसा निकल जाएगा। लोगों के हाथ से पैसा निकल जाएगा तो एक्सेस डिमांड खत्म हो जाएगी इकोनॉमी में। अब मैं चाहती हूँ कि लोगों के पास पैसा रहे, क्योंकि डेफिसिट डिमांड खत्म हो जाए, बोरिंग्स कम कर देंगे। जब भी लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा इकोनॉमी में, पब्लिक विल हैव मनी, डेफिसिट डिमांड कम होने लगेगी। नाउ लेट्स गो टू मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, आई एम रिपीटिंग, ये हम लोगों ने बजट में ऑलरेडी कवर करी हुई है। measures to control, not budget, in money supply, measures to control money supply। आप इसको जरूर देखें, उसके बाद ये वाला वीडियो देखें, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगी ये। तो भाई मॉनेटरी पॉलिसी, इट रेफर्स टू द पॉलिसी विच करेक्ट्स एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड बाय रेगुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो भाई आप सिंपल सिंपल फंडामेंटल समझ लीजिए। जब भी आरबीआई चाहती है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगी। क्यों, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते ही क्या होगा, कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाएगी, पीपल विल बोरो लेस मनी, अपने आप ही इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। दूसरा क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कम करा देगी। जब भी वो चाहती है इकोनॉमी में डिमांड ना हो, क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम करा दे, अपने आप से लोग डिमांड करना बंद कर देंगे। जब भी इकोनॉमी में डेफिसिट डिमांड है और वो चाहती है इकोनॉमी में पैसा इनफ्लो हो, लोगों के पास ज्यादा पैसा हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देगी। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, लोग बोरोइंग्स करना चालू कर देंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बढ़ा दे। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बढ़ाते ही हर जना इकोनॉमी में शॉपिंग चालू हो जाएगी, बिकॉज एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगेगी, वाई, बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। तो चलो भाई आओ देखो मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट्स क्या क्या है। सबसे पहले है रेपो रेट, बैंक रेट। मैं एक बार आपको बता देती हूँ, बैंक रेट, रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसपे सेंट्रल बैंक इज लेंडिंग टू कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक जिस रेट पर अपने कस्टमर्स को देती है उसको बोलती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब भी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड होगी तो बैंक रेट और रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाए। कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ते ही क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते ही इकोनॉमी में बोरिंग कम होने लगेगी। अब अगर वहां पे डेफिसिट डिमांड है तो आपको क्या करना चाहिए, बैंक रेपो रेट और बैंक रेट को क्या करता है, कम कर देता है। जैसे ही कम करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग सस्ती हो जाती है, लोग ज्यादा बोरो करने लगते हैं, ज्यादा बोरो करने लगते हैं, ज्यादा मनी फ्लो करने लगता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट फ्लो करने लगता है, डेफिसिट डिमांड करेक्ट हो जाती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक टू द कमर्शियल बैंक एंड द पब्लिक। तो जब भी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, पैसा निकालना है इकोनॉमी से, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल करना चालू करता है। तो जब कमर्शियल बैंक और कस्टमर्स, पब्लिक, वो सिक्योरिटीज खरीदते हैं, तो उनके जो कमर्शियल बैंक है उसके पास जो एक्सेस रिजर्व है वो कम हो जाता है। एक्सेस रिजर्व कम होते ही वो पब्लिक को कम पैसा दे पाता है बाय द वे ऑफ लेंडिंग। जैसे ही लेंडिंग कम होगी, अपने आप से मनी सप्लाई खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर पब्लिक ने वो बॉन्ड्स बाय कर लिए तो दे विल हैव नो मनी टू पुट इन द बैंक, प्राइमरी डिपॉजिट्स क्रिएट नहीं होंगे। प्राइमरी डिपॉजिट्स क्रिएट नहीं होंगे, अपने आप से क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी इकोनॉमी में। अब इसका उलट बिल्कुल चलिए, जब भी वो चाहते हैं डेफिसिट डिमांड में कि मनी सप्लाई बढ़ जाए इकोनॉमी में जिससे कि डिमांड बढ़े, वो बॉन्ड्स को वापस खरीदना शुरू कर देते हैं, बाय बैक करना शुरू कर देते हैं सिक्योरिटीज को। सिक्योरिटीज को जैसे ही सेंट्रल बैंक ने खरीदा तो कमर्शियल बैंक के पास रिजर्व्स बढ़ने लग गए, वो पब्लिक में उसको लैंड करने लग गया। इसी तरीके से जैसे पब्लिक के पास पैसा पहुंचा, उन्होंने प्राइमरी डिपॉजिट्स क्रिएट करने चालू कर दिए, अपने आप से इकोनॉमी में डेफिसिट डिमांड कम हो गई। क्यों, क्योंकि इस समय मनी सप्लाई बढ़ गया है। अब आइए भाई कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो is a reserve which the commercial bank needs to maintain with central bank out of its demand deposit and time deposits। तो जब भी इकोनॉमी में हम चाहते हैं कि डिमांड कम हो जाए तो हम क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक CRR को बढ़ाना शुरू कर देता है। CRR को बढ़ाते ही क्या होगा,
कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा रह जाएगा टू लेंड टू द इट्स कस्टमर। याद करिए क्रेडिट क्रिएशन में क्या था, जितना बड़ा CRR, जितना बड़ा रिजर्व, उतना छोटा क्रेडिट क्रिएशन, उतनी छोटी मनी सप्लाई। अब डेफिसिट डिमांड में क्या जरूरत है, मनी सप्लाई बढ़ाने की जरूरत है, तो वो क्या करते हैं, CRR कम कर देते हैं। जैसे ही CRR कम करा, कमर्शियल बैंक हैज मोर ऑफ द फंड्स टू लेंड टू इट्स कस्टमर्स, मनी सप्लाई बढ़ना शुरू कर देती है। अब SLR क्या होता है, SLR इज दैट पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट and time deposit reserve which the commercial bank needs to maintain with itself. जितना बड़ा SLR उतना कम lending, because now commercial bank is keeping the money as SLR. तो जब भी एक्सेस डिमांड होती है तो SLR को बढ़ा दिया जाता है, जिससे कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम रहे लैंड करने के लिए। इसी तरीके से डेफिसिट डिमांड जब भी होती है, SLR को लोअर कर दिया जाता है, जिससे अब उसके पास ज्यादा रिजर्व्स रहे लैंड करने के लिए। अब आ जाइए भाई, मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट क्या होता है। मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट होता है द वैल्यू ऑफ लोन एंड द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी के बीच में जो गैप होता है। सो द गैप बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द लोन ऑफर्ड। जब भी ये गैप बड़ा होगा, कस्टमर पैसा लेने से घबराएगा। तो जब भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम करनी होती है, सेंट्रल बैंक मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाना शुरू कर देता है। मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी, बोलेगा आप मॉर्टगेज करो। कोई कस्टमर नहीं करता ये। रिजल्ट क्या होता है, मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो गई। वाई? बिकॉज पीपल डू नॉट बोरो। लेकिन अब उल्टा, जब भी डेफिसिट डिमांड होगी इकोनॉमी में और मैं चाहती हूँ मनी सप्लाई बढ़े, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, मार्जिन मनी को, रिक्वायरमेंट को कम कर देना चाहिए। जैसे ही कम होगा, बिजनेसमैन विल बोरो। व्हेन दे विल बोरो, इन्वेस्टमेंट विल कम इन द इकोनॉमी। जैसे ही मनी सप्लाई आई, डेफिसिट डिमांड खत्म, डिमांड बढ़ना शुरू कर देगी। आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू। प्लीज लिसन टू दिस वीडियो 3-4 times. You will definitely understand। और मेरे कहने पर आप मनी एंड बैंकिंग में जो मेजर्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई है, 4th वीडियो है, प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आप उसको सुनिए 2-3 दफा और उसके बाद ये चैप्टर, ये वाला लेक्चर सुनिए। आपको बहुत क्लैरिटी के संग सारी चीजें समझ में आएंगी। सो हैप्पी लर्निंग विद भार्गव मैम। लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल माय वीडियोस सो आई